कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 16। इस बंगले को इस तरह डिजाइन किया गया था कि बाहर से एक बंगलो दिखता था, लेकिन अंदर से यह एक हेडक्वार्टर का ऑफिस था जहां बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे थे। गन को ऐसी शेप में रखा गया था कि लोगों को शक होना भी नामुमकिन था। उस हेडक्वार्टर में इस वक्त दो लोग मौजूद थे। एक थे अंडरकवर एजेंट के चीफ विक्रम चौहान और उनकी पार्टनर एजेंट स्वाति विक्रम चौहान ने वॉल स्क्रीन पर लगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को स्क्रॉल किया तो हर्षद और मिस्टर धनराज के अब तक इलीगल कामों को देखते हुए कहा, हमारे तीनों ऑफिसर अभी तक कहाँ पर है? उन्हें पता है ना यह मीटिंग क्यों रखी गई है, तो वह आज ऐसे लेट कैसे हो सकते हैं? तभी एक रौबदार आवाज़ आई, हम कभी लेट नहीं होते चीफ। स्वाति और विक्रम जी पीछे पलटकर देखे तो यश, लूसा और वंश आ रहे थे। तीनों ने ब्लैक हुडी जैकेट और ब्लैक पेंट पहना था। तीनों की एंट्री किसी फिल्म की हीरो की तरह थी। वह तीनों इस वक्त एजेंट की तरह लग रहे थे। तीनों ने विक्रम को सैल्यूट किया। वंश ने विक्रम से कहा, अचानक इस मीटिंग की वजह क्या है चीफ? विक्रम ने वंश को देखते हुए कहा, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है धनराज और हर्षद को पकड़ने में? वंश विक्रम जी के पास जाकर स्क्रीन टच वॉल गैजेट को स्क्रॉल करते हुए कहा, हर्षद और धनराज गोयल, यह दोनों इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है। ब्लैक वर्ल्ड और शैडो वर्ल्ड के माफिया है और इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है चीफ। विक्रम जी ने पूछा, कौन सा ट्विस्ट? वंश ने कहा, यही ट्विस्ट चीफ कि दो तोते की जान एक मैना में है। वंश की बातें सुन सभी हैरान थे क्योंकि उन्हें वंश की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। वंश ने दोबारा से वॉल स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कनक की फोटो लाते हुए कहा, यह वही लड़की है जिसमें हर्षद और धनराज गोयल की जान बसती है। यह दोनों इस लड़की के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक की बेटी है तो दूसरे की मासूका। वंश की बात सुन वह चारों हैरान हो गए। विक्रम ने वंश से कहा, तुम्हें कैसे पता कि हर्षद इस लड़की से प्यार करता है? तभी वंश ने कनक को देखते हुए विक्रम जी से कहा, चीफ, आपको नहीं लगता आप यह सवाल पूछकर बेवकूफ़ी कर रहे हैं? क्योंकि आप जैसे मास्टरमाइंड से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 5 साल पहले हर्षद ने एक एजेंट की बहन को क्यों धोखा दिया था? आखिर उसे ऐसा क्या मिल गया था कि उसने अपनी बीवी को अपने इलीगल पार्टनर यानी धनराज गोयल को बेच दिया? 5 साल पहले मिस्टर धनराज और हर्षद की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में हर्षद सक्सेना को 14 साल की बच्ची पसंद आ गई थी। 14 साल की बच्ची पर उसकी नज़र खराब हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने रास्ते के कांटे यानी मेरी बहन को हटाने की कोशिश की। और मिस्टर धनराज गोयल जो लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं, 5 साल पहले एक लड़की उनकी कैद से भाग गई थी। उन्हें एक लड़की की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि उनके डीलर को पूरी 20 लड़की चाहिए थी। इसलिए हर्षद और धनराज में एक सौदा हुआ। उसने अपनी बेटी को हर्षद को बेच दिया और हर्षद ने अपनी बीवी को धनराज गोयल के हाथों में बेच दिया। यह कहानी 5 साल पहले शुरू हुई थी। हमें आज तक नहीं पता चला कि धनराज गोयल की बेटी भी है। और जब मैंने जंगल में रूहान को खतरे में डालकर हर्षद को पकड़ने की कोशिश की थी, तब मेरी मुलाकात कनक गोयल से हुई थी। जब मैंने उसका बायोडाटा निकाला तो मैं भी बहुत हैरान था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि धनराज गोयल की एक बेटी और एक बेटा भी है। उसने आज तक दुनिया से अपनी बेटी और बेटे को छुपाया था। वंश की बातें सुन चारों ने हैरानी से एक साथ पूछा, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? वंश कनक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप तो जानते हैं चीफ, मैं एक छोटे से तिनके से उसकी पूरी खानदान की बायोग्राफी निकाल सकता हूँ और आपने मेरे इसी टैलेंट पर तो मुझे अंडरकवर एजेंट की दुनिया का बादशाह बनाया था। यह सब तो बकवास बातें हैं। सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं। मिस गोयल को किस तरह यूज किया जाए कि हर्षद और मिस्टर गोयल खुद को सरेंडर कर दे। मैंने पहले कोशिश की मिस गोयल को हमारे मिशन में शामिल करने की, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा उन दोनों पर और सामने नहीं आए। इतना कहकर वंश विक्रम जी को देखने लगा। सभी कोई न कोई आइडिया सोचने लगे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वंश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जब किसी के माइंड में उनको मिस गोयल के थ्रू कंट्रोल करने का आइडिया आ जाए तो मुझे ज़रूर बता दे। इतना कहकर वंश जाने को हुआ तो उसने रुकते हुए कहा, चीफ, एक और प्रॉब्लम है। विक्रम जी ने खींचते हुए कहा, अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई? वंश उस वॉल स्क्रीन पर दोबारा से स्क्रॉल करते हुए उस इन्विटेशन को ओपन करते हुए कहा, यह है मेहता इंडस्ट्री के पार्टी का इनविटेशन। विक्रम जी ने इनविटेशन को देखते हुए कहा, अब इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो गई? वंश ने इनविटेशन को और जूम करते हुए कहा, चीफ, ध्यान से देखिए चारों ओर। उस इनविटेशन को अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर घूर कर देखते हुए कहा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सही तो है शब्द, किसी वर्ड में गलती नहीं है। वंश चारों को घूरते हुए कहा, मैंने आप लोगों को इनविटेशन को एडिट करने के लिए नहीं कहा जो आप लोग वर्ड की गलतियां देख रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या गलती है। इस इनविटेशन में यह इनविटेशन मुझे मेहता इंडस्ट्री से आया है और यह बात सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेहता इंडस्ट्रीज के मालिक
कौशिक मेहता बिना किसी रीजन के पार्टी नहीं देते, लेकिन इस इनविटेशन में उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। मुझे इस पार्टी में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी स्वाति ने कहा, वंश हर चीज़ में गलतियां ढूंढना बंद करो। तुम्हें हर चीज़ में गड़बड़ क्यों लगती है? नॉर्मल पार्टी भी हो सकती है। और यह सब बातें छोड़ो, क्या तुम भूल गए कि हमारे काम करने का क्या उसूल है? हमारे काम करने का उसूल यही था ना कि गलती किसी की भी हो, लेकिन हम बेगुनाह को सजा नहीं देंगे। तुमने मिस गोयल को पनिशमेंट क्यों दी? उसे वह सारी बेइज्जती क्यों दी? उसके नाम के पीछे एस्कॉर्ट गर्ल टैग क्यों लगा दिया? तुम इतने पत्थर दिल कब से हो गए? वंश स्वाति की बात सुन एक चेयर पर बैठते हुए स्वाति से कहा, एजेंट स्वाति, आपको नहीं लगता आप एक क्रिमिनल की साइड ले रही है? पहली बात, धनराज गोयल एक क्रिमिनल है और साथ साथ मेरा दुश्मन भी है। उसने मेरी बहन की जिंदगी को जहन्नुम बनाया है। तो मुझसे आप ऐसी उम्मीद क्यों कर सकती है कि मैं उसकी बेटी की जिंदगी को जन्नत बना दूंगा? मैं धनराज गोयल को वही दर्द देना चाहता हूँ जो मेरी बहन ने और 5 साल के बच्चे रूहान ने बर्दाश्त किया है, जिसने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं। पैदा होते ही उसकी माँ उसे दुनिया से छोड़कर चली गई। इन सभी दर्द का हिसाब कौन देगा एजेंट स्वाति? वंशराज सिंघानिया का सिर्फ एक ही उसूल है कि गलती करने वाले को इतना तड़पाओ कि वह खुद मौत की दुआ करने लगे। अब सजा उसे मिले या उसकी बेटी को, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं धनराज को दर्द देना चाहता हूँ। इतना कहकर वंश कोल्ड ड्रिंक उठाकर उसमें स्ट्रॉ पाइप लगाकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा, और कुछ कहना है आपको एजेंट स्वाति? स्वाति वंश को देखते हुए कहा, जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना, ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। ओके वंश? वंश ने एटीट्यूड के साथ कहा। वंशराज सिंघानिया अगर बिना सोचे समझे काम करता तो आज वह इतने बड़े मिलिट्री का हेड नहीं होता। इतना कहकर वंश वहां से चला गया। वंश को जाते देख स्वाति ने अपने मन में कहा, डर है कि बदले की आग में जलते हुए कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए और तुम अपना यह मिशन खुद बर्बाद न कर दो। वह चारों वंश को जाते देख रहे थे। उन चारों के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। उस मीटिंग से लौटने के बाद वंश को एक प्रोजेक्ट के लिए शिमला जाना पड़ा और वह वहीं से शिमला के लिए चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ कनक वंश का इंतजार करती रही, लेकिन वंश नहीं आया। तभी लूसा और यश ने आकर कनक से कहा, बॉस किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए शिमला गए हैं और उन्हें लौटने में 2 दिन लग जाएंगे। इन 2 दिनों में कनक ऑफिस नहीं आई थी, घर पर ही रहकर ड्राइंग कर रही थी। यश ने कनक को एक स्मार्टफोन लाकर दिया था। उस स्मार्टफोन को देख कनक काफ़ी खुश हो गई और उस स्मार्टफोन से अपने भाई और अपने डैड से बात कर सकती थी। कनक उस फ़ोन को लेकर उस फ़ोन से अपने भाई अंकित को फ़ोन किया। दोनों ने काफ़ी देर तक बात की और अंकित ने बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे कनक को वंश की बातों पर यकीन करने का दिल कर रहा था। 2 दिन बाद रूहान, यश, लूसा और कनक यह चारों सिंघानिया गार्डन में खेल रहे थे। कनक की आंखों पर पट्टी बंधी थी। तभी वंश की कार सिंघानिया गेट के अंदर इंटर हुई। वंश की कार मेंशन के डोर पर रुकी और बॉडीगार्ड ने उसकी कार के बैक सीट का डोर ओपन किया तो ब्लैक फॉर्मल सूट पहने वंश बाहर आया। वह बिला के अंदर जा ही रहा था कि उसे रूहान की आवाज़ सुनाई दी, पकड़ो मुझे। रूहान की आवाज़ सुन वंश रूहान की आवाज़ का पीछा करते हुए गार्डन में आया तो देखा वहाँ कनक और सबके साथ रूहान खेल रहा था। कनक को बच्चों की तरह खेलते देख वंश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह गुस्से से कनक के सामने जाकर खड़ा हो गया। वंश को गुस्से में देख लूसा और यश के चेहरे की खुशी गायब हो गई। कनक वंश को पकड़ते हुए कहा, पकड़ लिया मैंने। वंश गुस्से से अपने दोनों हाथों से कनक के दोनों शोल्डर को कसकर पकड़कर दबाते हुए अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा, व्हाट द हेल। वंश के शोल्डर पकड़कर दबाने से कनक को दर्द महसूस होने लगा और उसने जल्दी से अपनी आंखों की पट्टी खोल दी है और जब अपनी आंखों पर से ब्लैक पट्टी उतारी तो अपने सामने वंश को देख एक झटके से वंश के सीने से लग गई। वंश जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसका गुस्सा कहीं गायब सा हो गया। उसे 2 दिन से जो अपने अंदर खालीपन महसूस हो रहा था, वह कनक के इस तरह गले लगाने से वह खालीपन कहीं गायब सा हो गया। वंश अपने आप को कनक की नज़दीकियों से इफेक्ट होते देख वंश एक झटके से कनक को खुद से दूर धक्का दे दिया। वंश के इस तरह धक्का देने से कनक जमीन पर गिर गई। कनक जैसे ही जमीन पर गिरी वंश को दर्द महसूस हुआ और वह जल्दी से कनक को उठाने को हुआ, लेकिन कुछ सोचकर खड़ा रहा और फिर कनक को देखते हुए कहा, होश में आ गई या अभी भी बच्चे बनने का भूत चढ़ रहा है? वंश कनक को देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, खड़ी हो जाओ। वंश के इस तरह चिल्लाने से कनक जमीन से उठकर खड़ी हो गई और अपनी नज़रें नीचे कर जमीन को घूर रही थी। उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को डांट रहा है।
वह किसी बच्चे की तरह अपने हाथों की उंगलियों को काउंट करते हुए धीरे से कहा, सॉरी। वंश कनक को देखते हुए कनक से कहा, मैंने तुम्हें 2 दिन का होमवर्क देकर गया था ना, तुम्हें यश से ट्रेनिंग लेनी थी ना, तो तुम यहाँ खेल कैसे सकती हो। तभी पीछे से रूहान कनक की लिटिल फिंगर को पकड़ते हुए वंश से कहा, वंश तुम मेरे रैबिट को डांट नहीं सकते, मैंने उससे कहा था मेरे साथ खेलने के लिए, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं रहता, हमेशा काम करते रहते हो, तो अगर रैबिट ने मेरे साथ खेल लिया तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। रूहान को कनक का साइड लेते देख वंश बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वंश ने अपने मन में कहा, तुम्हारे बाप की वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया, तुम्हारी वजह से मैं रूहान को नहीं खो सकता, मुझे रूहान को तुमसे दूर करना होगा। कनक रूहान को ऐसे देखते हुए कहा, टैडी ऐसे बात नहीं करते, सॉरी बोलते हैं साथ में, ओके। रूहान ने हाँ में सर हिला दी। कनक और रूहान ने दोनों ने साथ में मिलकर अपने अपने कान पकड़कर एक साथ कहा, सॉरी। उन दोनों के क्यूटनेस को देखकर कोई भी पिघल जाता, वंश भी पिघल रहा था, लेकिन फिर वंश अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए अपने मन में कहा, नहीं वंश, तुम इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ सकता। वंश ने कनक को देखते हुए कहा, तुमने गलती की है तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, मैं किसी को माफ़ नहीं करता, तुम्हें आज पूरा दिन स्टडी करना है, और मिस गोयल तुम आज पूरा दिन इसी गार्डन में घुटने के बल बैठी रहोगी। वंश की बात सुन सभी हैरान हो गए। यश और लूसा जैसे ही बोलने को हुए, वंश अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहा, और तुम दोनों काम छोड़कर इसके साथ खेल रहे थे तो तुम दोनों भी इसके साथ सज़ा काटोगे। वंश की बात सुन वह दोनों ही हैरान हो गए। वंश जब जाने को हुआ तो उसकी नज़र कनक पर पड़ी। कनक को मुस्कुराते देख वंश ने कनक से कहा, मैंने कोई जोक मारा है जो तुम मुस्कुरा रही हो। कनक वंश को देखते हुए कहा, आप नहीं समझेंगे सर, जब आपका प्यार आपको सज़ा देता है ना तो सज़ा भी प्यारी लगने लगती है। कनक की बात सुन वंश कनक को घूरते हुए अपनी मन में कहा, यह लड़की वाकई में बहुत अलग है, मैं इसको सज़ा दे रहा हूँ और यह मुस्कुरा रही है। उन दोनों को देख लूसा ने यश से कहा, लगी 5000 की शर्त, देखना बॉस को कनक से प्यार हो जाएगा। यश लूसा को घूरते हुए लूसा से कहा, बॉस को और वह भी कनक से प्यार होगा? कभी नहीं। कनक एक खरगोश की तरह है और बॉस एक शेर की तरह है, अगर उन्हें मौका मिले तो वह कनक को खा जाए, और तुम प्यार करने की बात कर रही हो। वंश बिला के अंदर चला गया। कनक, यश और लूसा तीनों अपने घुटने पर बैठ गए। कनक ने लूसा से कहा, आपने कभी ऐसी पनिशमेंट पाई थी? लूसा कनक को देखते हुए कहा, हाँ, हमें ऐसी पनिशमेंट बहुत बार मिली है। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी पहली पनिशमेंट है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि कॉलेज में मुझे कभी पनिशमेंट नहीं मिली थी, मैंने कभी कोई गलती की ही नहीं थी। स्कूल में भी मुझे कभी पनिशमेंट नहीं मिली क्योंकि मैं एक गुड गर्ल थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी पहली पनिशमेंट सर मुझे देंगे। कनक के चेहरे पर पनिशमेंट पाने की एक अलग ही खुशी थी। लोग पनिशमेंट पाकर उदास हो जाते हैं, लेकिन कनक पहली लड़की थी जो पनिशमेंट पाकर इतनी खुश थी। लूसा और यश दोनों ने अपने सिर को पीट लिया। दोनों ने एक दूसरे से कहा, यह लड़की है या एलियन, कोई पनिशमेंट पर ऐसे खुश कैसे हो सकता है। अब पनिशमेंट चाहे कोई भी दे। तुम्हें याद है लूसा, जब हमें पहली बार पनिशमेंट मिली थी तो हम कितना रोए थे। और यह बेवकूफ़ लड़की हंस रही है। वंश अपने रूम में खड़ा विंडो से उन तीनों को देख रहा था। यश और लूसा के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन कनक के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। कनक को इस तरह मुस्कुराते देख वंश ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, तुम्हारी क्यूटनेस से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, समझ में आया मिस कनक गोयल। वंश वहां से चला गया। सुबह से शाम हो गई। कनक के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा था। उसका वह दूध जैसा चेहरा बिल्कुल रेड हो गया था। लूसा और यश ने एक दूसरे से कहा, यश, हमें तो इन सब की आदत है, लेकिन मिस गोयल का तो यह पहली बार है, देखो ना उनका चेहरा बिल्कुल रेड हो गया है, उसे पसीने भी आ रहे हैं। यश कनक को देख कनक से कहा, कनक तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, उठ जाओ, हम बॉस से बात कर लेंगे। कनक ने बहुत ही महीन आवाज़ में यश से कहा, नहीं यश भाई, मैं भी देखना चाहती हूँ सर, मुझे कब तक पनिश करते हैं। कनक को एक ही जिद पर अरे देख। यश गार्डन में से उठकर मेंशन के अंदर जाकर स्टडी रूम में गया तो देखा वंश फाइल पढ़ रहा था। यश वंश को देखते हुए कहा, बॉस, कनक की तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, उसने अपनी मर्जी से नहीं, रूहान के कहने पर हम सब ने रूहान के साथ खेला था। आप ही ने कहा था ना हमें रूहान की हर एक बात माननी है, तो हमने गलत क्या किया बॉस, बताइए। वंश अपनी भौहें चढ़ाकर यश को देखते हुए यश से कहा, यही कि तुम बच्चे के साथ बच्चे बन गए थे। मिस गोयल को रूहान से दूर रखना है, याद है ना तुम लोगों को, और तुम लोग रूहान के दिल में मिस गोयल की जगह बना रहे हो। सोचा है जब कुछ महीने बाद वह यहाँ से जाएगी तो रूहान को कैसे संभालोगे। यश पूरी तरह से खामोश हो गया। वंश ने यश से कहा,
जाओ, जाकर पार्टी में जाने की तैयारी करो और हाँ, सिक्योरिटी गार्ड को बोलना कि अलर्ट रहेंगे क्योंकि यह पार्टी कम जाल ज़्यादा लग रहा है। यश बिना कोई सवाल किए वंश के स्टडी रूम से बाहर चला गया। वंश जल्दी से खिड़की के पास जाकर कनक को देखा तो कनक का चेहरा डल पड़ चुका था। कनक की ऐसी हालत देख वंश ने कनक की कई पिक्चरें निकाली और उसे धनराज गोयल को सेंड कर दी। वह मुस्कुराते हुए अपने स्टडी रूम से निकलकर गार्डन में आकर लूसा को देखते हुए लूसा से कहा, तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हुई। मैंने यश को एक काम दिया है, जाओ जाकर उसकी हेल्प करो। लूसा वहाँ से उठकर चली गई। कनक अभी भी वैसे ही बैठी रही तो वंश ने कनक से कहा, मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा है, उठो और चलो मेरे साथ। कनक जैसे ही उठने को हुई वह लड़खड़ा गई और वह जैसे ही गिरती वंश ने कनक को पकड़ लिया, लेकिन वह संभल नहीं पाया और वह दोनों ही साथ में जमीन पर गिर गए। वह दोनों ऐसे गिरे कि वंश के होठ कनक के होठों पर थे। कनक की बड़ी बड़ी पलकें वंश को देख रही थी तो वही वंश भी कनक को देख रहा था। उन दोनों के बीच इनडायरेक्ट किस हो गया था। कनक की हार्ट बीट तेज हो गई थी। कनक की हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी कि वंश को कनक की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। उन दोनों का यह मूवमेंट कोई अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था। वंश कनक के ऊपर से उठकर कनक के तरफ हाथ करते हुए कहा, बेबी डॉल, अगर इसी तरह गिरती पड़ती रहोगी तो चोट लग जाएगी। कनक वंश के हाथ को पकड़कर खड़े होते हुए अपने हाथ को वंश के गले में डालकर वंश से कहा, जब तक आप हैं आप मुझे कोई चोट नहीं लगने देंगे सर, क्योंकि मुझे आप पर यकीन है और मुझे मेरे प्यार पर भी यकीन है। ना ही मेरा प्यार और ना ही आप मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। कनक सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वंश कनक को अपनी बाहों में उठाते हुए कनक से कहा, किसी पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए, टूट कर बिखर जाओगी बेबी डॉल। कनक वंश को देखते हुए कहा, अगर प्यार तोड़ना जानता है तो नफरत जोड़ना भी जानती है। कहते हैं ना, प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन दोनों के बिना प्यार अधूरा होता है। मुझे डर नहीं लगता कि आप मुझसे कभी नफरत करेंगे, क्योंकि मेरा प्यार आपको बदल देगा सर। वंश कनक को अपनी बाहों में लिए हुए मेंशन के अंदर जाते हुए कनक को देखते हुए कहा, और कहीं तुम मुझसे नफरत करने लगी तो? कनक अपने होठों से वंश के गाल पर हल्की सी किस करते हुए कहा, मैं और आपसे नफरत कभी नहीं सर, क्योंकि मैंने तब आपसे प्यार किया जब मुझे प्यार का मतलब नहीं पता था और वक्त के साथ मेरा प्यार आपके लिए बहुत गहरा हो गया है। इसलिए आप भूल जाइए कि मैं आपसे कभी नफरत करूंगी। मेरे प्यार में कभी नफरत नहीं आएगी। कनक की इतनी गहरी बातें सुन वंश कनक के चेहरे को देख रहा था। वंश ने अपने मन में कहा, उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी किसी से नफरत ना करो, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ हो सकता है तुम उसके लिए कभी मुझे माफ़ नहीं करो। तुम मुझसे बेपनाह नफरत भी करोगी। शायद तब तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत होगी कि मुझे तुम खत्म भी करना चाहोगी। जहाँ बेपनाह प्यार होता है वहाँ नफरत होनी भी ज़रूरी होती है। यह सब सोचते ही वंश कनक को सोफे पर बैठाते हुए कनक से कहा, हमें कल पार्टी में जाना है और उसके 2 दिन बाद हमें शादी भी करनी है, तो तुम तैयार हो ना कनक? कनक अपने सॉफ्ट हाथों को वंश के गाल पर रखते हुए वंश से कहा, मैं तैयार हूँ सर, आप मुझे जहाँ लेकर जाना चाहते हैं मैं वहाँ जाऊँगी। इतना कहकर कनक अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर वंश को देखने लगी। वंश कनक की आंखों में देख रहा था। न चाहते हुए भी वह कनक की तरफ खींचा जा रहा था। क्यों, यह वह खुद भी नहीं जानता था। वंश कनक को देखते हुए थोड़ा सा उठकर कनक के ऊपर झुकने लगा। कनक ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने होठ कनक के होठों पर रख कनक को किस करने लगा। उसे भी होश नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह बस कनक को खुद की बाहों में महसूस करना चाहता था। कनक वंश को दूर करने की कोशिश करने लगी। कनक की आंखें आंसू से भर गई। लगभग 5 मिनट बाद वंश को कनक की चीख सुनाई दी। कनक की चीख सुन वंश होश में आ गया और वह जल्दी से कनक के ऊपर से हट गया और उसने जब कनक को देखा तो वह शॉक हो गया। क्या वंश अपना कंट्रोल खो देगा? आखिर क्या करने वाला है वंश? अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।